स्वागत है बच्चों। मैं अनिल कुमार सिंह गौर, सहायक अध्यापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज पचनी बांदा। बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक अध्ययन उप विषय पृथ्वी और हमारा जीवन अध्याय 5 मानचित्रण के अंतर्गत प्रकरण मानचित्रण का अध्ययन करेंगे। आज हमारे मानचित्रण के अंतर्गत जो चर्चा के बिंदु रहेंगे, हम मानचित्रण के बारे में जानेंगे, उसकी भूमिका कैसी होती है, मानचित्र हमारे लिए कैसे उपयोगी है, मानचित्र के प्रकार, मानचित्र के घटक, दिशाएं, दूरी, मानचित्र में संकेतों या प्रतीकों का प्रयोग किस तरह से हुआ है, योजना या खाका किस तरह से बनाते हैं, मानचित्र की रूपरेखा किस तरह से बनाते हैं, मानचित्र का अध्ययन किस तरह से करते हैं, सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना प्रणाली और आंकिक मानचित्रण के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा जो बच्चों पहला शिक्षण बिंदु है मानचित्रण, थोड़े उसके बारे में हम समझते हैं। हम देश तथा दुनिया में स्थित सड़कों, रेलों, कस्बों, समुद्रों, द्वीपों आदि की जानकारी मानचित्र तथा ग्लोब के माध्यम से करते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते। इसके लिए हम पृथ्वी से मिलती जुलती आकृति का ग्लोब बनाते हैं। आपने बच्चों विद्यालय में ग्लोब देखा होगा। ग्लोब पर विश्व के सभी महाद्वीप और महासागर दिखाए जाते हैं, जो हमें एक साथ नहीं दिखते हैं। इसलिए ग्लोब से हम विश्व का मानचित्र तैयार करते हैं, जिस पर हम पूरी दुनिया को एक साथ देख सकते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या किसी एक भाग का पैमाने की सहायता से समतल पर खींचा गया एक चित्र होता है। मानचित्र बच्चों क्या होता है? पृथ्वी की सतह या किसी एक भाग का पैमाने की सहायता से समतल पर खींचा गया एक चित्र होता है। इसे गोलाकार ग्लोब की सहायता से कागज पर भी बच्चों बनाया जा सकता है। सामान्य रूप से चपटी या उसके किसी भाग का चपटी या समतल पर समान अनुपात में प्रदर्शन मानचित्र कहलाता है। मानचित्र हमारे लिए कैसे उपयोगी है, हम थोड़ी इसको बच्चों समझते हैं। मानचित्र आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाए और ले जाए जा सकते हैं, जबकि हम पूरी पृथ्वी को नहीं ले जा सकते हैं बच्चों। भूमि, सड़कें, रेलें, कस्बा जो है, गांव है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्रों में अच्छी तरह से दिखाया जा सकता है। हम विश्व अथवा इसके किसी एक भाग का मानचित्र तैयार कर सकते हैं और इसमें जो जानकारी चाहें उसे दिखा सकते हैं बच्चों। इसीलिए हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। मानचित्र के प्रकारों की यदि बात की जाए, ये 4 तरह के होते हैं। पहला भौतिक मानचित्र, दूसरा राजनैतिक मानचित्र, तीसरा थीमेटिक मानचित्र और चौथा भू राजस्व मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या है? पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र बच्चों क्या है? राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र बच्चों क्या होते हैं कि कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क का मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। कि हमें कोई जानकारी जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से कानपुर जाना है तो कहाँ से रोड, कहाँ से क्या जाएगी, तो ये जितने भी मानचित्र इस तरह के होते हैं वो थीमेटिक मानचित्र होते हैं। भू राजस्व मानचित्र क्या है? इन मानचित्रों में भूमि का बंटवारा, सिंचित क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के भू उपयोग, कार्यालय, विद्यालय, आदिवासों और औद्योगिक क्षेत्रों को दिखाया जाता है।
इस तरह के भू राजस्व मानचित्र कहलाते हैं। जैसे आपके खेत वगैरह हैं, खेतों का नक्शा हमें कहाँ से बच्चों मिलता है? लेखपाल से। वो एक कपड़े में बना होता है, उसकी हम फोटोकॉपी करवाते हैं। गांव, कस्बा, जिला, राज्य और देश को भी मानचित्र में दर्शाया जाता है। गांव कस्बे का मानचित्र गांव के कुछ व्यक्तियों के पास भी हो सकता है। आप देखें गांव में बच्चों, अगर आप अपने गांव का मानचित्र अपने पास रखना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे? जिले के बंदोबस्त अधिकारी के पास एक प्रार्थना पत्र एवं मानचित्र बनाने की फीस जमा कर हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे मानचित्रों का एक साथ संग्रह पुस्तक के रूप में भी किया जाता है। इसी को हम लोग एटलस के नाम से जानते हैं बच्चों। जो हमारा अगला बिंदु है वो है मानचित्र के घटक। अब मानचित्र के घटकों में दिशाएं, दूरी, इनके बारे में हम लोग जानेंगे तथा साथ ही साथ प्रतीकों के बारे में। ये मानचित्र के हमारे घटक हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं दिशाओं की। बहुत पहले लोग लंबी लंबी दूरियां पैदल, घोड़ों या फिर ऊंटों, बैलगाड़ियों आदि के सहारे बच्चों तय करते थे। समुद्री नावों और जलयानों पर बैठकर सागर पार किया करते थे। लंबे चौड़े रेगिस्तानों, घने जंगलों या समुद्र के बीच वो अक्सर रास्ता भटक जाते थे। तब दिशा जानने के लिए वह सूर्य की मदद लेते थे। उसे उगता सूर्य देख कर पूर्व और अस्त सूर्य होता हुआ सूर्य देखकर पश्चिम दिशा को पहचान लेते थे। ये तो हो गया जब दिन है कि किधर से सूर्य निकल रहा है वो पूर्व दिशा है और जिधर डूब रहा है वो पश्चिम दिशा है। लोग ध्रुव तारे से दिशाएं मालूम करते थे। यह तारा हमेशा आकाश में उत्तर दिशा में रहता है। इसकी मदद से वो बाकी दिशाएं भी पहचान लेते थे कि अगर ये उत्तर दिशा में तारा है तो उत्तर होगा, इसके ठीक विपरीत दक्षिण होगा और इसके इधर पूरब और इधर पश्चिम होगा। देखा जाए तो इसकी मदद से दिशाओं के साथ साथ दक्षिण गोलार्ध के जो लोग भी आसमान में चमकते तारों से दिशाओं का अनुमान लगाते थे। आजकल हम लोग दिक्सूचक यंत्र की सहायता से दिशाओं की जानकारी करते हैं। मैं यहाँ पर एक चित्र लगा रहा हूँ दिक्सूचक यंत्र का। हम इसको अंग्रेजी में कंपास भी बोलते हैं। इसकी जो सुई होती है वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में बच्चों रुकती है। इस तरह से हम दिशा का ज्ञान कर लेते हैं। मानचित्र में तीर द्वारा जो दर्शाया जाता है दिशाएं, अब मैं एक चित्र लगा रहा हूं आपको। यहाँ पर एक दिशा निर्देशक है कि किस तरह से चित्र बना हुआ है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, पूरी की पूरी 8 दिशाएं। तो मानचित्रों में ऊपर की ओर उत्तर दिशा और नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। मान लो एक ये मानचित्र है तो यहाँ पर उत्तर कौन सा होगा? सदैव याद रखिएगा, ये ऊपर वाला भाग उत्तर और ये दक्षिण, यहाँ पर पूर्व और ये पश्चिमी। आप भारत का नक्शा देखेंगे तो आपको राजस्थान इस साइड में बना हुआ मिलेगा, राजस्थान और गुजरात। तो राजस्थान और जो गुजरात होता है वो हमारा पश्चिमी भाग है। मानचित्र में तीर द्वारा दिशाएं जो है दर्शाई जाती हैं। मानचित्रों में ऊपर की ओर उत्तर दिशा और नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। दाएं हाथ की ओर पूरब और बाएं हाथ की ओर पश्चिम दिशा होती है। इन चारों आधारभूत दिशाओं के ज्ञात होने से मध्यवर्ती दिशाएं जैसे उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशाएं आसानी से ज्ञात की जा सकती हैं। मानचित्र में जो दूसरा घटक है हमारा दूरी। हम अब दूरी के बारे में देखते हैं। यहाँ पर ये हो गई दिशाएं और ये है दूरी। मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या किसी एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है, अथवा यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि स्थानों के बीच की दूरी का अनुपात वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को प्रदर्शित करती हो। इसके लिए एक पैमाना या मापक चुना जाता है। यदि आपके घर और विद्यालय के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है, इसका अर्थ यह हुआ कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर भूमि के 5 किलोमीटर को बताएगा।
यानी अगर कागज में हम 1 सेंटीमीटर नाप रहे हैं तो वो जमीन पर 5 किलोमीटर के बराबर रहेगा। अब आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। तीसरा जो इसका घटक है वो है प्रतीक। इनको हम थोड़ी समझते हैं कि मानचित्र में संकेतों का प्रयोग कैसे होता है। हम मानचित्र में किसी निश्चित वस्तु को हूबहू रूप में हमेशा नहीं दर्शा सकते। मैं यहाँ पर एक मानचित्र लगा रहा हूँ, एक चित्र है, उसको आप देखिएगा कि हम लाइनों को कैसे दिखाते हैं, कच्ची सड़कों को कैसे दिखाते हैं, विद्यालय को, मंदिर को, चर्च को हम इनको कैसे दिखाते हैं, उसके लिए एक प्रतीक का प्रयोग होता है। जैसे भवन, बांध, वृक्ष, नदियां, घाटी, पठार आदि। इसलिए हम इनको मानचित्र पर दर्शाने के लिए संकेतों, अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का प्रयोग करते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी हमें प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल से मानचित्र को आसानी से समझा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना भी आसान होता है। अगर आप किसी विशेष क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते और आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से मानचित्र से जानकारी बच्चों प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक नीचे दिए चित्र में आपको दर्शा रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखिए। इसी प्रकार जलाशय को नीले रंग, पर्वत को भूरे रंग, पठार को पीले रंग तथा मैदानों को हरे रंग से दर्शा दिया जाता है और ये हमारे प्रतीक कहीं न कहीं मैप में आपको दिखाई देते हैं, मानचित्र में दिखाई देते हैं। अगला बच्चों हमारा शिक्षण बिंदु है योजना या खाका। कभी कभी छोटे स्थान को विस्तार से दर्शाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक योजना बनानी पड़ती है। एक योजना किसी भवन या कमरा अथवा किसी छोटे क्षेत्र का खींचा हुआ बाह्य स्वरूप होता है, जैसे किसी घर, कक्षा या बाजार का खाका। इस प्रकार एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से बहुत सी जानकारियां बच्चों प्राप्त की जा सकती हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई, रूपरेखा बनाना, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई को नापना, किस तरह से नापा जाएगा। यहाँ पर एक चित्र मैं आपको फिर लगा रहा हूँ, बच्चों उसको देखिएगा। ये एक गांव का नक्शा है। वहाँ पर कैसे रोड बनी हुई है, कैसे रोड के किनारे घर बने हुए हैं, कैसे एक मंदिर बना है, कैसे विद्यालय बना हुआ है। हम एक छोटे से कागज के टुकड़े में बहुत सारी चीजों को दर्शा सकते हैं। तो हम समझते हैं कैसे दर्शाते हैं, रूपरेखा। हम रूपरेखा को देखते हैं बच्चों को। यदि कोई मानचित्र पैमाना बनाकर बनाया गया है तो हम इससे निश्चित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम किसी स्थान या मकान की स्थिति के विषय में जल्दी जानकारी देना चाहते हैं तो उसके लिए बिना माप के एक रूपरेखा खींचकर बता सकते हैं। आप देखेंगे, जैसे हम कहते हैं कि हम जा रहे हैं पचनेही गांव में, अगर बात करें कि अगर बांदा से लामा साइड से होकर के हम आ रहे हैं तो ये रोड चली आ रही है। इसके बाद आपकी यहाँ पर जो है रामेश्वर विद्यालय बन जाता है। ये रोड घूमती है ऐसे करके, फिर ये रोड ऐसे आ रही है, सीधी चली आ रही है। यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है और आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका विद्यालय बना हुआ है। एक खाका खींचा जाता है, रूपरेखा बनाई जाती है। अब यहाँ पर जो चित्र बना है, ये चित्र एक खाका तैयार किया गया है कि मोहन ने श्याम को अपने घर जन्म दिवस पर आमंत्रित किया। इससे पहले मोहन के घर श्याम कभी नहीं गया था। मोहन ने कहा, विद्यालय के उत्तरी गेट से बाहर आने के बाद दाहिनी ओर मुड़कर सड़क पर आ जाओ और फिर बाएं मुड़कर दूर चलोगे तो एक मंदिर मिलेगा। मंदिर के आगे बढ़ते जाओगे तो थोड़ी ही दूरी पर मकानों की कतार मिलेगी। यहीं पर एक चौराहा मिलेगा। वहां से तुम बाएं मुड़कर आगे आओगे तो एक बाजार मिलेगा। मेरा घर बाजार के दूसरे छोर पर है। अब यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे कि जब वो बाजार की तरफ बढ़ रहा है तो जो अंतिम घर मिलेगा वो है मोहन का घर। श्याम वहां पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? अगर उसे मैप की जानकारी होगी, अगर दिशाओं की जानकारी होगी, अगर उसे दूरी की जानकारी होगी,
इसीलिए हमें मानचित्र में प्रतीकों को, दूरी को तथा दिशाओं को जानना बहुत आवश्यक होता है। मानचित्र का बच्चों अध्ययन कैसे करें, अब इसके बारे में देखते हैं थोड़ी सी। एक रूपरेखा मानचित्र में सही दूरी होना आवश्यक नहीं है। मतलब एक रूपरेखा मानचित्र में सही दूरी होना आवश्यक नहीं है। दिशाएं और दूसरे विवरण भी अस्पष्ट होते हैं, किंतु कभी कभी हमें सही स्थितियों की जानकारी करनी पड़ती है। दिशा सूचक तीर मानचित्र के बाएं हाशिए पर बना होता है। मान लो कि ये मानचित्र है, तो यहाँ पर एक बना होगा ऐसे निशान, ये रहा आपका उत्तर, ये रहा आपका दक्षिण, ये रहा आपका पूरब और ये रहा आपका पश्चिम। इस तरह से निशान बना दिया जाता है मानचित्र पर जो भी बनता है। इस रेखा द्वारा हमें मानचित्र की दिशाओं का ज्ञान होता है। मानचित्र में सबसे ऊपर मापहित पैमाना या मापक रेखा दिया जाता है, जहां पर लिखा होता है कि मान लो ये मानचित्र है, तो यहां पर लिखा होगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर। तो ये मान लो कि अगर आप इस मैप में 1 सेंटीमीटर जगह को नाप रहे हैं, तो ये 1 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर के बराबर होगा। ये एक्यूरेट मैप नहीं होता है बच्चों, बिल्कुल सही मैप नहीं होता है। ये दो स्थानों के बीच की दूरी की माप में सहायता करती है। हमें मानचित्र में दो स्थानों के बीच की दूरी नापनी होती है, फिर हम पैमाना द्वारा वास्तविक दूरी ज्ञात कर लेते हैं। मानचित्र में संकेत यानी प्रतीक के माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है। इन संकेतों की समझ के लिए मानचित्र अध्ययन बहुत आवश्यक होता है। अगली जो आपकी हेडिंग है वो है सुदूर संवेदन। क्या है ये? सामान्यतः किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में बिना वहां गए सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। आधुनिक वैज्ञानिक संदर्भ में इसका तात्पर्य आकाश में स्थित किसी उपग्रह, वायुयान अथवा गुब्बारे से किसी स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल की जानकारी एकत्र करना और उसे आंकिक संकेतों द्वारा स्थान विशेष पर प्राप्त कर लेना ही सुदूर संवेदन बच्चों कहलाता है। इसी के साथ साथ इसमें आपको एक बात और समझनी होगी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या होती है। सुदूर संवेदन द्वारा अनेक भौगोलिक जानकारी या सूचनाएं और आंकड़े प्राप्त होती हैं हमें। इन सभी जानकारियों को कंप्यूटर के माध्यम से एकीकृत एवं समन्वित करते हुए उनका विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार विश्लेषण के द्वारा पुनः नए निष्कर्ष एवं सूचनाएं प्राप्त करना भौगोलिक सूचना प्रणाली या इसी को GIS कहते हैं। आगे हम बच्चों बढ़ते हैं अगले शिक्षा बिंदु में, वो है आंकिक मानचित्रण। कंप्यूटर की सहायता से मानचित्र का निर्माण करना आंकिक या कंप्यूटर मानचित्रण बच्चों कहलाता है। आजकल मानचित्र कंप्यूटर की सहायता से भौगोलिक सूचना प्रणाली, जो अभी मैंने आपको पीछे बताया GIS, द्वारा निर्मित किए जाते हैं। GIS द्वारा सूचनाओं का संचालन, एकत्रीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। किसी स्थान की समस्या के समाधान अथवा कोई योजना बनाने के लिए कई तरह की जानकारियों की आवश्यकता होती है। इन जानकारियों को संगठित करके मानचित्र बनाया जाता है। इस प्रकार बने आंकिक मानचित्र के आधार पर आगे की कार्य योजनाएं बनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए किसी स्थान के भूमि यानी उपयोग जैसे कृषि, आवास, दुकान, उद्योग धंधे आदि के परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए अलग अलग समय की जानकारियों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक समय की जानकारियों को GIS के द्वारा अलग अलग समय का मानचित्र तैयार कर विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार जो मानचित्र बनता है वो दिए गए स्थान के भूमि उपयोग में समय के साथ आए परिवर्तन को दर्शाता है। उदाहरण देना चाहूंगा, हम लोग कैसे पता लगा लेते हैं यहाँ बैठे बैठे कि इस समय पहले, आज से 10 साल पहले यहाँ पर बहुत सारे जंगल थे और अब जंगल खत्म हो गया, बगैर गए। वो यही है, GIS के माध्यम से हम पिछले 10 वर्षों का चित्र लेते हैं और आज वर्तमान का चित्र लेकर के मानचित्र का निर्माण कर लेते हैं।
इसी को हम आंकिक मानचित्रण बच्चों बोलते हैं। आज हमने मानचित्रण के अंतर्गत इसकी भूमिका के बारे में जाना, मानचित्र हमारे लिए कैसे उपयोगी है इस पर चर्चा की, मानचित्र के प्रकार, मानचित्र के घटक जिसमें दिशाएं, दूरी और प्रतीक या संकेतों के बारे में जानकारी ली, योजना या खाका कैसे तैयार करते हैं, रूपरेखा किस प्रकार से बनाते हैं, मानचित्र का अध्ययन कैसे करते हैं, सुदूर संवेदन भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या है, आंकिक मानचित्रण क्या है, आज हमने इसके बारे में चर्चा की और आपने इसे सीखा। अगली कक्षा में हम अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में आप लोग थोड़ी उसका अध्ययन करके आएंगे। मैं ग्रह काल लगा रहा हूं बच्चों, ग्रह काल नोट करें। मानचित्र क्या है, मानचित्र के 2 प्रयोग लिखिए। पहला प्रश्न ये, मानचित्र में उत्तर दिशा किधर प्रदर्शित की जाती है। दूसरा प्रश्न, रूढ़ प्रतीकों का मानचित्रण में क्या महत्व है। तीसरा, चौथा प्रश्न लिखिए, सूर्य के माध्यम से चारों दिशाओं को बताइए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अगला, मानचित्र तथा रूपरेखा चित्र में क्या अंतर है, मानचित्र में पैमाना क्या है, सुदूर संवेदन किसे कहते हैं, इनका आपको वर्णन सबका करना है। दूसरा प्रश्न आपका सही और गलत कथन है। तीसरा स्तंभों का मिलान है, जिसको आप इस स्लाइड को पॉज करके नोट करिएगा और अपनी पुस्तिका पर हल करिएगा। अगले अध्याय 6 में हम अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों, अध्ययन करके आइएगा। धन्यवाद।